तो यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर्स काम करता है और सेलर्स ये सब रिपोर्ट्स देखते ही नहीं है। वो उनको सिर्फ पता है कि वो सेल करेंगे, लिस्ट करेंगे, लिस्टिंग उनका सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। वी आर मैनेजिंग कपल ऑफ ब्रांड्स डूइंग 1 million, 2 million, 3 million USD, that will be close to 8 to 30 crores in revenue. So hey guys, welcome to another video. My name is Rohan and you are watching Ecomtech Space. दोस्तों, इस वीडियो में जो कि बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका नाम है सैमी अख्तर, जो कि Amazon PPC के एक्सपर्ट है और Amazon FBA में भी एक्सपर्ट है। इनका खुद का बिजनेस है और 4 साल से खुद की ये एजेंसी प्लस अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। हम लोग इनसे जानने वाले हैं कि इन्होंने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ये कितना सेल रेवेन्यू जनरेट कर लेते थे और इनके कितने क्लाइंट हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि Amazon PPC, Amazon एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। बिकॉज इनका जो सक्सेस है वो ऐसे ही नहीं आया, इन्होंने एड्स के ऊपर में भी खर्चा किया और ऑर्गेनिक वे से और प्लस PPC एड से इन्होंने अपना बेसिकली और बहुत सारे क्लाइंट्स का बिजनेस इन्होंने डेवलप करके दिया है। सो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा, लाइक जो आपने कमेंट्स में पूछे हैं कि एड्स कब रन करनी चाहिए, एड्स कैसे रन करनी चाहिए, किस प्रकार की रन करनी चाहिए, PPC क्या होता है, CPC क्या होता है, उसके बाद में कितना खर्चा आएगा तब जाके प्रॉफिट निकलेगा, ACOS क्या होता है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो Amazon की एक डैशबोर्ड में छुपे हैं। तो ये पूरे डाउट्स आपके सॉल्व होंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। भला ही थोड़ा सा लंबा वीडियो है, बट ये वीडियो आपके लाइफ में, आपके नॉलेज में बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करके जाएगा। हाय सैमी, वेलकम टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सैमी अख्तर, जो कि एक Amazon PPC एक्सपर्ट है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 4 से 5 साल ऑलमोस्ट इस PPC में, Amazon PPC में दिए हैं एंड 2018 से ऑलमोस्ट ये वर्क कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। सो सैमी सर, वेलकम टू अवर चैनल एंड एक क्विक इंट्रो हो जाए आपके बारे में। जी, thank you so much, Mr. Rohan, for having me. So my name is Sami Akhtar. I have started my journey from 2017 से मैं हूँ फील्ड में। I am the founder of Regrow Media, a full service marketing agency, जहाँ पे we help brands and sellers to understand data and metrics and scale their Amazon ads. We're managing a couple of brands doing 1 million, 2 million, 3 million USD. That will be close to 8 to 30 crores in revenue. And yeah, that is what we are doing. Thank you so much for having me today. Yeah, this is the great achievement, sir. Basically, Amazon पे सेल करना या फिर Flipkart पे सेल करना या फिर कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सेल करना नाउ इन इंडिया बहुत लोग सोचते हैं, बिकॉज द मार्केट इज नॉट दैट लेट इन 17, लाइक 17 में हम लोग जब स्टार्ट करते थे या फिर स्टार्ट किया था हमने, तब वो मार्केट नहीं था, उतनी कंपटीशन भी नहीं थी एंड उतना कॉम्पिटिटर भी नहीं था। सो आज के और उसके एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। एंड आज के एज में कोई भी अगर सेलर है, किसी को भी स्टार्ट करना है, या फिर बहुत सारे सेलर्स ऐसे है कि जो Amazon PPC में स्टॉक हो जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। आपकी जो एजेंसी है लाइक रेग्रो मीडिया, जो मैंने देखी एंड तो ये आपने कैसे स्टार्ट की, आपको कैसे आइडिया है इसके बारे में कि आपको एक एजेंसी भी स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को डाउट रहता है मन में कि हम लोग यार खुद से करें, खुद नॉलेज ले, खुद इंप्लीमेंट करें, या फिर खुद ऐसे एक एजेंसी की मदद ले जो कि हम लोगों का ये प्रॉब्लम जो है Amazon PPC का, Amazon एडवर्टाइजिंग का, ये सॉर्ट कर दे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, 2 तरीके का प्रॉब्लम होता है जो सेलर्स फेस करते हैं। ठीक है, एक हुआ ACOS हाई जा रहा है। तो ACOS क्या रहता है? देखिए, ACOS बेसिकली हम लोग अगर बोलेंगे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब आपका एड्स में अगर सोचिए 1 लाख का सेल आ रहा है, उसमें आप स्पेंड कर रहे सोचिए 30,000, मतलब आपका ACOS आएगा 30%। अभी ACOS सिर्फ एडवर्टाइजिंग का सेल्स का मैट्रिक्स ही शो करता है, दूसरा कुछ मैट्रिक्स भी होता है जैसे टैकोस, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जैसे हम अंदर जाएंगे इंटरव्यूज का। तो यही मैं बताना चाहूंगा, 2 तरीके का प्रॉब्लम्स हम लोग ने देखा। एक हुआ आपका ACOS का, दूसरा हुआ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा। तो बहुत सारे सेलर्स हम लोग को रीच आउट किए। तो जब से मैंने अपना यूट्यूब से स्टार्ट किया था अराउंड 2020, तो तब से मैंने वीडियोस पुट करना स्टार्ट किया जो मैं कर रहा था, और बहुत सारे ईमेल्स आए कि प्लीज हेल्प अस डिक्रीज आवर ACOS, स्पेंड बहुत ज्यादा हो रहा है, सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ चलो कुछ करते हैं। तभी ये आइडिया आया, तभी हम लोगों ने ये स्टार्ट करने का सोचा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। आप जब एक स्मॉल लेवल पे होते हैं, आपके पास कम SKU है, तब आप खुद मैनेज कर सकते हैं आपका एड्स, क्योंकि आपको ज्यादा फैक्टर्स में इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन सोचिए आप अभी रेवेन्यू जनरेट करें 30 लाख से 1 करोड़ के बीच में मंथली,
तब आपका प्रॉब्लम आ जाता है, आप क्या मैनेज करेंगे? लॉजिस्टिक्स मैनेज करेंगे, शिपिंग मैनेज करेंगे, आपका सप्लायर्स मैनेज करेंगे, या फिर फाइनेंस मैनेज करेंगे, या फिर प्रोडक्ट रिसर्च, या फिर एड्स। तो क्या होता है, मैक्सिमम सेलर्स अपना जो पॉजिटिव पॉइंट रहता है, जहां पे वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, वो मैनेज करना स्टार्ट करते हैं, बाकी के लिए अपना टीम बैठा लेते हैं। अभी जब आप इंडिया या बाहर देखेंगे ना, अमेजॉन एड्स का नॉलेज बहुत कम है, तो वो नॉलेज गेन करने के लिए बहुत लोगों को टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम सेलर्स जो इस स्टेज में होते हैं, वो जाते हैं एजेंसी के पास कि चलो एजेंसी को हायर करते हैं, क्योंकि मैं अगर खुद एक टीम बैठाऊंगा 5 लोगों का, तो उसके लिए मुझे पे करना होगा, मिनिमम तो 15,000 पे करना ही होगा हर एक बंदे का। तो वहां पे आपका 1 लाख का मंथली एक्सपेंस आ जाता है। वहां पे आप आ जाते हैं एजेंसी के पास। हम लोग जब एक अकाउंट लेते हैं तो वहां पे 6 बंदे बिठाते हैं। एक आपका हुआ लीड स्ट्रैटेजीज, 4 ब्रांड मैनेजर्स, एक ग्राफिक डिजाइनर, एक कैटलॉग ट्रबल शूटर। तो इस तरीके से हम लोग 5-6 बंदे एक अकाउंट के लिए बिठाते हैं, जो आपका अकाउंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये हुआ उन सेलर्स के लिए जो सोचिए 30 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ का मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका लिए कॉस्ट भी इफेक्टिव रहता है एजेंसी को हायर करना, क्योंकि हम लोग इसी फील्ड में हैं। हम लोग सिर्फ एड्स को खाते हैं पीते हैं, सिर्फ एड्स को। तो हम लोगों को जितना नॉलेज होगा, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर हमेशा नॉलेज गेन करते रहते हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, कोर्सेज, तो हम लोग ज्यादा इन डेप्थ इस चीज के लिए, रिपोर्ट्स, एड्स, ये सब के लिए हमेशा फोकस रहते हैं। दूसरी बात आता है, हम लोगों को बहुत सारे, हम लोगों का एक प्रोग्राम है ट्रेन योर पीपीसी पर्सन। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर आप D2C ब्रांड से सोचिए आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मोर देन 1 मिलियन अ मंथ, तो हम लोग हम लोग अप्रोच करते हैं कि ट्रेन आवर टीम। उनके पास अगर 3 से ज्यादा पीपल है टीम में, तो हम लोग उनका टीम को सिखाते हैं। 3 महीने का हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, 3 से 6 डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा उनका टीम है। उनको सिखाते हैं कि कैसे आप एड्स को हैंडल करेंगे, कैसे कैंपेन स्ट्रक्चर करेंगे, कौन सा रिपोर्ट्स आपको देखना होता है। आपको 6-7 रिपोर्ट्स मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम सेलर्स को पता नहीं है कौन सा रिपोर्ट डाउनलोड करना होता है एड्स में। तो यही कुछ स्टेजेस है, हर एक स्टेज के लिए हर एक इंप्लीमेंटेशन है। अभी आपके ऊपर है कि आप हर एक चीज में 20% करके फोकस रखना चाहते हैं, या फिर एक ही चीज में 100% फोकस रखना चाहते हैं। आप अगर प्रोडक्ट रिसर्च में माहिर है, प्रोडक्ट रिसर्च कीजिए, बाकी के लिए टीम हायर कीजिए, या फिर एजेंसी के पास जाइए। Yeah, that was a quick answer, I think. So Sammy, बहुत सारे जो सेलर्स है वो अपना सेलिंग स्टार्ट करते हैं, ब्रांड बिल्ड करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कोई भी आपके पास अगर बहुत सारे, आपको तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है बेसिकली, जो सेलर्स है वो मोस्टली कौन सा चैलेंज फेस करता है व्हेन सेलिंग ऑन Amazon? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर मैं एक दूसरे तरीके से देना चाहूंगा। एक, मैं आज बुक पढ़ रहा था, ठीक है, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। इसमें मुझे एक स्टोरी दिखा जो मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगा। स्टोरी जाता है इस तरीके से, एक फार्मर है, ठीक है, वो अपने 3 डोंकीज को लेके जा रहा होता है टू सेल दोस डोंकीज, ठीक है। तो रास्ते में दे सॉ रिवर, उनको एक नदी दिखता है, एंड वो फार्मर सोचता है कि चलो नहा लेता हूँ, थोड़ा गर्मी है बहुत, थोड़ा नहा लेता हूँ। तो उनके पास 3 गधे हैं, 3 डोंकीज, और उनके पास रोप्स है ओनली 2। तो उनके पास 2 रोप है, सिर्फ 2 गधे को वो बांध सकते हैं पेड़ में और खुद नहा सकते हैं, ताकि वो लोग भाग ना जाए। तो वो क्या करेंगे, अभी वो जाते हैं एक वहां पे पास में एक जेंटलमैन खड़े थे, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं आपके पास रोप होगा, मैं एक 3rd डोंकी है जो मैं उनको बांधना चाहता हूँ। तो उनके पास रोप तो नहीं रहता, लेकिन उनके पास एक एडवाइस रहता है जो वो देता है। वो बोलते हैं कि देखिए, आप जो 2 डोंकी है उनको जो 2 रोप है उनको लेके आप पेड़ के साथ बांधिए, और ये मेक श्योर कीजिए जो 3rd डोंकी है वो देखे आपको बांधते हुए। तो वो क्या करता है, वो जाके 2 रोप लेके वो उनको बांध देता है। और वो जो जेंटलमैन थे उन्होंने ये भी बताया कि आप जो 3rd डोंकी है, आप उनको सिर्फ प्रिटेंड कीजिए आप बांधने का, ठीक है, मतलब हाथ घुमाए से प्रिटेंड कीजिए बांधने का। तो उन्होंने सेम किया, उन्होंने प्रिटेंड किया जैसे टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोप तो है नहीं, सिर्फ प्रिटेंड किया। और जाके नहा के वो जैसे वापस आए, एज एग्जैक्ट उन्होंने जो सोचा था, वो 3 डोंकी वहीं पे खड़े हुए थे, ठीक है, सेम। और उन्होंने डोंकी को ही पैट ऑन द बैक कि बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, ठीक है। और वो जो जेंटलमैन थे उनको थैंक किया कि हाँ, बहुत अपने अच्छा एडवाइस दिया है। और उन्होंने 2 रोप्स खोल के आगे बढ़ना स्टार्ट किया, और 3rd डोंकी जो है उनको ही पैटेड ऑन द बैक कि वो भी आगे बढ़ी। थोड़ी देर जाके उन्होंने बैक में घूम के देखा कि वो जो 3rd डोंकी है वहीं पे खड़ा हुआ है, is still on that spot। तो अभी वो बहुत पुश कर रहा है, धकेल रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। अभी वो तो घबरा के, वो जो जेंटलमैन ने एडवाइस दिया था वो फिर से गए कि देखिए ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो वो जेंटलमैन उनको बोलते हैं क्या आपने रोप जो बांधा था वो खोला आपने? अब वो बोलते हैं कि मैंने तो कोई रोप बांधा ही नहीं था, तो मैंने सिर्फ दिखावा किया था।
तो अब वो जेंटलमैन बोलते हैं आप जाके उनको सिर्फ रोप खोलने का दिखावा कीजिए। तो एज वो उन्होंने बताया, वो जाके सिर्फ दिखावा करते हैं, प्रिटेंडेड टू ओपनिंग द रोप, अनटाई द रोप एंड द डोंकी स्टार्टेड वॉकिंग अगेन। तो वही है कि कुछ आपको पकड़ के रखता है, कुछ पुराना ख्यालात जो आपको पकड़ के रखा है, ठीक है। वो सेम सेलर्स के साथ भी है, जो सेलर्स आना चाहते हैं न्यू, वो इसी तरीके से आना चाहते हैं पुराना ख्यालात के साथ कि हाँ ये होता था पहले, अभी भी होगा, लेकिन वो चेंज नहीं करना चाहते अपना थॉट प्रोसेस, अपना नॉलेज। क्योंकि अभी मैं अगर बताऊं ना, सेलर्स कुछ चैलेंजेस फेस करता है। जैसे मैं जब मेरे सेल्स टीम को देखता हूँ ना, वो देखते हैं एक कॉस्ट, मतलब आपका होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग में, अगर सोचिए आपका एडवर्टाइजिंग का एक डैशबोर्ड रहता है, वहां पे सोचिए आपका 1 लाख का सिर्फ एड्स से सेल आया, वहां पे आपने स्पेंड किया 30,000, मतलब आपका एक कॉस्ट आएगा 30%। तो ये यहाँ से आपका जी, तो आप सेलर्स का यही प्रॉब्लम रहता है। एक होता है उनका एड्स में बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है, सेल्स कम आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम होता है उनका सेल्स इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर्स काम करता है, और सेलर्स ये सब रिपोर्ट्स देखते ही नहीं है। वो उनको सिर्फ पता है कि वो सेल करेंगे, लिस्ट करेंगे, लिस्टिंग, उनका सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं था, 2017-18 में हो जाता था, कोई भी प्रोडक्ट फेंक देते थे, उनमें सेल आना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। एक बेसिक एसईओ हम लोग कर देते थे, यस, बेसिक एसईओ हम लोग कर देते एंड हम लोग को सेल आना स्टार्ट हो जाता था 1 महीने में। तो ये तब होता था बेसिकली। अभी आप देखेंगे तो अभी पूरा चेंज हो चुका है सिनेरियो ना। अभी आपका Amazon एड्स में देखिए, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, डीएसपी, बहुत कुछ भरा हुआ है। अभी आप एक एक चीज समझने जाएंगे, आपका साल लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर्स को वही प्रॉब्लम आता है, और वो बेसिकली हम लोग जो प्रॉब्लम देखते हैं ना, सेलर्स अपना लिस्टिंग को उतना इंप्रूव नहीं करते। अभी एड्स आपको रिपोर्ट देता है क्लिक थ्रू रेट का, मतलब जो एड्स आप देखते हैं ना सामने, जहां पे आपका मेन इमेज शो होता है, रिव्यू शो होता है, टाइटल एंड प्राइस, क्लिक थ्रू रेट आपको डिटरमाइन करता है कि आप अगर 100 लोग, 100 कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसमें से कितने लोग क्लिक करके प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाते हैं। अगर सोचिए आपका क्लिक थ्रू रेट 4%, मतलब 100 लोग देख रहे हैं, उसमें 4 लोग क्लिक करके अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्लिक थ्रू रेट ये डिटरमाइन करता है कि आपका कितना अच्छा मेन इमेज बना है, कितना अच्छा रिव्यूज है, कितना अच्छा टाइटल है, प्राइस कितना अच्छा है। अभी प्राइस मतलब कस्टमर जितना पे कर रहे हैं उसको उससे ज्यादा चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये है कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपका अगर क्लिक थ्रू रेट कम आ रहा है, अगर मैं स्टैंडर्ड बताऊं ना 0.4%, ये होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर उससे कम आ रहा है, जब लिस्टिंग न्यू होता है, जब रिव्यूज नहीं रहता है, तो ये कम आता है, और भी कम आता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कहां पे काम करना पड़ेगा लिस्टिंग के बाहर। अभी जब कस्टमर लिस्टिंग के अंदर आ गया, क्योंकि एड्स का काम है ट्रैफिक लाना, आप रेलिवेंसी उनका सेट कर सकते हैं कि अच्छा कीवर्ड है, बुरा कीवर्ड है, ब्रॉड कीवर्ड है, कम ब्रॉड कीवर्ड है, एग्जैक्ट कीवर्ड्स है, उससे आपका कस्टमर क्वालिटी डिपेंड करते हैं। लेकिन एड्स का काम है ट्रैफिक लाना, अभी आपका लिस्टिंग का काम है उस ट्रैफिक को सेल्स में कन्वर्ट करना। अभी Amazon ने बहुत सारे रिपोर्ट्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स बताऊंगा, तो उस रिपोर्ट में आपको, बिजनेस रिपोर्ट में आपको यूनिसेशन परसेंटेज शो करता है, ठीक है। तो यूनिसेशन परसेंटेज में क्या होता है, आपका कन्वर्शन रेट डिटरमाइन करता है कि आपका 100 लोग अगर लिस्टिंग में है, तो उसमें से कितने लोग परचेज करते हैं। तो सोचिए अगर आपका कन्वर्शन रेट आ रहा है 4%, मतलब आपको 100 में से 4 लोग परचेज कर रहे हैं। अभी आप उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, आपका इमेजेस अच्छा बनाइए, और ज्यादा वीडियोस डालिए, लिस्टिंग का जो कॉपी है, बुलेट पॉइंट, उसको अच्छा बनाइए, A+ कंटेंट अच्छा बनाइए, ब्रांड स्टोरी अच्छा बनाइए। तो इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं, और ये इंप्रूवमेंट आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होता है। आपको डेटा देखते हैं, डेटा को मिलता है, उसके बाद आप वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आप चेंज करते हैं। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है। आप समझते हैं कि आज आएंगे 1 महीने में आपका कॉस्ट डाउन हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब लोगों ने सेलर्स देखा है 3, 4, 5, 6 महीने में वो सेल कर रहे हैं, लेकिन पूरा 5-6 महीना उनका लॉस ही में है। वो रिव्यूज मैनेज कर रहे हैं, वो तब तक अपना रैंकिंग बिल्ड कर रहे हैं, तब जाके वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने शायद आपको एक स्टोरी बताया था जब हम लोग को बात हो रहा था, तो ये सेम स्टोरी मैंने एक कॉन्फ्रेंस में भी शेयर किया था, बहुत अच्छा स्टोरी था, ठीक है। तो आप शायद जानते होंगे, अराउंड 2021 देयर वाज अ ह्यूज स्टॉर्म इन दैट वाज कमिंग इन वेस्ट बंगाल कॉल्ड आम्फान। Yeah. So I live in a 12-story building. This is where I am studying right now. तो यहाँ पे क्या है ना, the hall and balcony they are attached and they are separated by a glass door. जब आप ग्लास डोर ओपन करते हैं तो पूरा आपका 3 जो ग्लास डोर है, एक के ऊपर एक आ जाता है, एंड आपको बहुत बड़ा एक व्यू मिलता है पूरा बालकनी का। आप बालकनी में जाके खड़े होंगे ना, तो सामने पूरा व्यू देख सकते हैं। तो मैं बालकनी में खड़ा था, आई वाज स्टैंडिंग इन दैट बालकनी एंड होल्डिंग द रेलिंग। तो वहां पे मैं देख रहा हूँ
तूफान आ रहा है बहुत जोर से, एंड आई कैन सी 3 टॉल ट्रीज, एक आपका 50 फीट टॉल ट्रीज होगा, एंड दे वर स्टैंडिंग, आई कैन सी दैट दोस 3 ट्रीज आर देयर, एंड जब तूफान आता है आप देखते हैं बहुत जोर से हिलते हैं, तो मैंने देखा एक जो पेड़ है ना ऐसे आके पूरा सीधा गिर गया नीचे, और उसका जो रूट्स है वो पूरा ऊपर आ गया। तो वहां पे आप देख पा रहे होंगे उसी सीरीज में, उसी रो में और एक ट्री था जो एकदम खड़ा हुआ है स्टिल, कोई भी तूफान उसको हिला नहीं पा रहा है। अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या एक ऐसा फैक्टर है कि एक पेड़ गिर गया दूसरा सेम रो में था वो नहीं गिरा है? तो क्या होता है ना, रूट्स उनका ऐसा होगा कि रूट्स बहुत डीप होगा, बहुत लंबा एरिया लेके स्प्रेड हुआ होगा, थाउजेंड्स ऑफ रूट्स होगा जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये सब तूफान से बचने के लिए, और वो रूट्स उनको पूरा ग्राउंड में होल्ड करके रखा है ताकि वो ना गिरे। अभी जब प्रोडक्ट आता है ना, प्रोडक्ट अमेज़न प्रोडक्ट, तो कस्टमर्स जो दिखता है ऊपर से वो होता है पेड़ का ऊपर का साइड जो जमीन के ऊपर रहता है। अब कस्टमर्स नहीं देख पाते वो होता है पेड़ का नीचे का रूट्स, या तो मैं अगर आपको दूसरे लैंग्वेज में बताऊं रूट्स या फिर कीवर्ड्स। तो एक प्रोडक्ट का मल्टीपल कीवर्ड्स रहता है, 1000 कीवर्ड्स जो उसको स्ट्रांगली पकड़ के रखता है फर्स्ट पेज में। अभी आपको वो 2-3 हजार कीवर्ड्स में इंडेक्स होने के लिए, रैंक होने के लिए आपको टाइम लगता है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेंज योर टाइटल, बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म हमेशा चेंज करते रहना पड़ता है, तब जाके रेगुलरली 2 से 3 हजार रेगुलरली ऑप्टिमाइज करना रहता है। जी या रेगुलर ऑप्टिमाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तब जाके आप 2 से 3 हजार कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स होना स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो सेलर्स को पकड़ के रखना चाहिए, कुछ बेसिक्स जो समझना चाहिए। एंड ये इंडेक्सिंग तभी होती है जब हम लोग हाईली रैंक कीवर्ड्स मैप करें हमारे लिस्टिंग में, इज इट राइट? जी बिल्कुल जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी। आपका अगर देखेंगे ना, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग 2 अलग फैक्टर रहता है। आप जाके कोई भी अगर सोचिए सर्च करते हैं एक कीवर्ड Amazon सर्च रिजल्ट, तो आप नीचे देखेंगे वहां पे शो कर रहा है कि 1 आउट ऑफ 25,000 रिजल्ट, लेकिन आप अगर 25,000 प्रोडक्ट्स ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ शायद 8-10 पेज मिलेगा, तो बाकी 25,000 कहाँ गया? तो वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स हो रहा है लेकिन इतना इंडेक्स नहीं हो रहा है कि वो रैंक करे, शो करे विद इन द दैट पेज। अब जो रैंक है वो आपको शो करे उस पेज में। तो सेलर्स के लिए ना, जो भी ये वीडियो देखेंगे दोस्तों, इसके पीछे का एक लॉजिक है। लाइक आप कभी भी अपना प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, और वो जो कीवर्ड है वो पर्टिकुलरली आपके लिस्टिंग से मैच करता है। तो ये होता है उसके पीछे की मेथोडोलॉजी, जो कि सैमी सर ने हमें अभी बताई कि जो इंडेक्सिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक प्रोडक्ट के लिए, एक लिस्टिंग के लिए, रैंक करने के लिए। तो ये इंडेक्सिंग करना और इसको ऑप्टिमाइज करना, इसको रेगुलरली ऑप्टिमाइज करते रहना, ये हमारे हाथ में रहता है। एंड इसको अगर हम लोग प्रॉपर वे से करेंगे तो पेड के साथ में ऑर्गेनिकली ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो सैमी, एक एल्गोरिदम है A9 एल्गोरिदम, जो कि मोस्टली Amazon में यूज होता है। ये सेम होता है गूगल की जैसा ही गूगल में जो एल्गोरिदम यूज होता है कि कुछ अलग होता है? देखिए, गूगल और Amazon 2 अलग प्लेटफॉर्म्स हो जाता है, ठीक है। गूगल में क्या होता है, कस्टमर जाता है, उनका परचेस इंटेंट बहुत कम रहता है, मतलब वो सिर्फ परचेस करने के लिए नहीं जाते हैं, वो शायद कोई जानकारी चाहिए इसीलिए वो जाते हैं, तो उनका एल्गोरिदम भी उसी हिसाब से बेस्ड है। अभी आप जी बिल्कुल। और जहाँ पे Amazon की बात करते हैं तो कस्टमर जाते हैं परचेस इंटेंट से कि हाँ मुझे परचेस करना है, इसीलिए वो Amazon में जाता है। तो आप कन्वर्जन अगर देखेंगे गूगल एड्स का और Amazon एड्स का, वो दो पूरा डिफरेंट रहता है। आपको Amazon एड्स में बहुत ज्यादा कन्वर्जन मिलता है, वहाँ पे गूगल एड्स में कम, क्योंकि वहाँ पे एक कंसिडरेशन फेज आता है, उसके बाद जाके वो परचेज करते हैं। तो ये 2 मेन रीजन रहता है, बाकी जो एल्गोरिदम है वो काफी हद तक सेम ही है जी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दोनों को। जो ट्रैकिंग, परफॉर्मेंस एंड ट्रैकिंग का जो सेक्शन रहता है Amazon डैशबोर्ड में, वो कितना इंपॉर्टेंट है एक सेलर के लिए? देखिए, ये मैं बताऊंगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको डेटा ही नहीं पता चलेगा तो आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एड्स या फिर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? एड्स में आपको जो डेटा देता है ना, जो हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं, क्लिक थ्रू रेट का, CTR, जिससे आपको पता चलता है कि लिस्टिंग में सामने की तरफ जो कस्टमर देख पाते हैं, जैसे मेन इमेज, टाइटल, रिव्यूज, प्राइस, इसमें कितना काम चाहिए। दूसरा आपको देता है कन्वर्जन रेट, मतलब जो एड्स में क्लिक आ रहा है उसमें से परचेज कितने लोग कर रहे हैं। अभी वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको लिस्टिंग के अंदर कितना काम चाहिए। अगर मैं आपको कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बताऊंगा ना, जो आपको अभी Amazon के रिपोर्ट्स में भी अवेलेबल रहता है कि हर एक कैटेगरी में आपका कितना कन्वर्जन रेट
नॉर्मल चल रहा है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हाँ आपको काम कहाँ करना है, कहाँ ऑप्टिमाइज और ज्यादा करना है। तो वो रिपोर्ट्स मेरे ख्याल से कहाँ पे ज्यादा एफर्ट चेंज लेना है करना और कहाँ चाहिए। पे ज्यादा, हाँ या तो इसी तरीके से आप ये रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये डैशबोर्ड मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और इसको ठीक से सेट भी आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट, ए कॉस्ट, जैसे मैंने बताया, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। और एक मेट्रिक आता है टैकोस, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब सोचिए, एक होता है आपका एड्स का सेल, एड्स में से आपका सोचिए आज का सेल आया 3,000 रुपीज का, लेकिन वो एड्स का सेल में आपका ऑर्गेनिक सेल्स भी आता है, जिसके लिए आप कोई भी एड स्पेंड नहीं करते हैं। सोचिए आपका ऑर्गेनिक जो सेल है वो 7,000 का है, मतलब आपका टोटल सेल्स, एड सेल्स प्लस ऑर्गेनिक सेल, वो 10,000, लेकिन आपने एड्स में सिर्फ खर्चा किया 3,000। मतलब आपका टैकोस अभी खड़ा होगा 30% पे, जो बहुत ही हाई है। हम लोग नॉर्मल क्लाइंट्स ने हम लोगों ने देखा है कि 10% से नीचे ही आता है, 3%, 4%, 5%। लेकिन इस तरीके से आप टैकोस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि जो परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट्स का जो सेक्शन रहता है, उससे कैसे हमें एक ओवरव्यू मिलता है हमारे बिजनेस के तरफ में, कि वो जो रिपोर्ट्स रहती है कितनी इंपॉर्टेंट रहती है एक बिजनेस के लिए। जब भी हम लोग अपना अमेज़न पे बिजनेस करते हैं, या फिर एक आइडिया हमें लेनी पड़ती है कि हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, सेल्स कहाँ से, कितने एसक्यू से अच्छा आ रहा है, ऑर्गेनिकली कैसा आ रहा है, पेड कैसा आ रहा है। तो ये जो सेक्शन है ना, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और सर के चैनल पे भी वीडियोस बहुत सारे अपलोडेड है, वहां से भी आप एक अच्छा स्नैपशॉट ले सकते हो। तो सबसे बड़ी एंड शॉकिंग चीज जो मुझे लगी है सर, कि इतने कम एज में, लाइक यू आर जस्ट 24 ईयर ओल्ड नाउ, आई एम राइट? जी जी। या सो तो आपने अपना एजेंसी का जो बिजनेस स्टार्ट किया है अमेज़न पीपीसी का, सो इसको आप कैसे देखते हैं? आई मीन इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग, आपको लगता है कि सेलर जो रहेंगे वो, क्योंकि बहुत सारे लोग के मन में डाउट रहते हैं कि एजेंसी खोलूं या फिर अपना खुद का खुद ही एफर्ट लूं इस बिजनेस में। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या होता है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है सेलर्स को, एंड सेलर्स हमें जो सोचते हैं कि क्या मैं एजेंसी के पास जाऊं या फिर मैं खुद एक टीम बिल्ड करूं, क्या करूं, या फिर खुद मैं मैनेज करूं। तो हम लोगों ने पहले ये क्वेश्चन आंसर किया था कि अगर आपका वॉल्यूम कम है तो आप खुद मैनेज करने का ट्राई कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एजेंसी के पास जाइए। अगर आप फंडेड कंपनी है, इफ यू आर अ फंडेड कंपनी, आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है, देन यू कैन टेक आवर टीम ट्रेनिंग, जहाँ पे आपका जो टीम है उनको हम लोग जाके ट्रेन करेंगे। हम लोग वर्चुअली ट्रेन करते हैं, ये 3 मंथ 6 मंथ्स का एक प्रोग्राम रहता है, ट्रेन योर पीपीसी पर्सन हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये कुछ ऑप्शंस रहता है जो आप कर सकते हैं। अभी मैं अगर आपको फ्यूचर की बात करूं तो देखिए, अमेज़न ये बंद नहीं होने वाला, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। अभी जितने भी ब्रांड्स है D2C में सेल करते हैं, उनका बहुत चंक ऑफ एक हाई परसेंटेज उनका अमेज़न में सेल होता है, फ्लिपकार्ट में सेल होता है। हम लोग सब सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे वो मेन चीज है कि आप कहाँ तक देखते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स बंद होने वाला चीज नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है। आप कोविड में देख ही चुके थे कि सिर्फ ई कॉमर्स ही खुला था। तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स कभी आपका, जी बिल्कुल, ई कॉमर्स कभी अब बंद नहीं होने वाला है। वो स्केल ही होने वाला है अल्टीमेटली, क्योंकि कस्टमर्स आर गोइंग टू बी मोर लेजी, उनको और अंदर चाहिए प्रोडक्ट। अभी आप डोर स्टेप पे डिलीवरी करते हैं, वो ऐसे बोलेंगे चलो मैं यहाँ पे सोफा में बैठा हुआ यहाँ तक देके जाओ, ठीक है। कस्टमर्स और लेजी होते जाएंगे, तो जितना लेजी होते जाएंगे ई कॉमर्स उतना बढ़ते जाएंगे। और फास्ट डिलीवरी, अभी डेली डिलीवरीज होता है, कभी कभी तो आवरली डिलीवरीज होता है, ये और अच्छे से आपका स्केल हो जाएगा। वन डे डिलीवरी तो मैं पॉसिबल है आजकल, जी बिल्कुल बिल्कुल, वन डे इवन आवरली डिलीवरीज आर अवेलेबल। सो आई थिंक ये और ज्यादा स्केल होने वाला है। एंड इन टर्म्स ऑफ एजेंसी, देखिए अभी हम लोग के पास क्लाइंट्स है जो, अगर मैं आपको इंडियन रुपीज में बताऊं, जो आपका 8 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर ले ऑन ईयरली बेसिस, मतलब आपका होगा $1 million to $3 million जनरेट कर रहे हैं। और ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो अपना टीम को ट्रेन कर रहे हैं, जो फंडेड कंपनीज है, जो चाहते हैं उनका टीम को हम लोग एड्स में ट्रेन करें। तो मेरे ख्याल से ये अभी बढ़ने वाला है, कहीं पे मुझे लग नहीं रहा इट इज गोइंग टू बी मोर रिड्यूस्ड, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। सो जी, ये स्केल होता रहेगा। अभी आपका मौका है कि आप कब इसमें उतरना चाहते हैं, कब अपना सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कितना स्केल करना चाहते हैं। लगभग मैंने सर 2 से 3 साल में देख लिया है कि जो एजेंसी ओनर्स रहते हैं, लाइक रेग्रो मीडिया है, सो बहुत सारी एजेंसी ऐसी मैंने देखी है कि सप्लीमेंट्स और एफएमसीजी जो प्रोडक्ट की रेंज रहती है, बेसिकली उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर उनके लिए ब्रांड बिल्डिंग का काम नहीं करते, या फिर उनके लिए काम करना नहीं चाहते। सो आपने कैसे सोचा कि इनके लिए भी काम करना है और इनके साथ भी काम करना है आगे जाके?
So what is the main purpose behind that? जी, मैक्सिमम एजेंसीज इनको नहीं लेते हैं क्योंकि इनका बहुत काम रहता है, इनका ए कॉस्ट कभी रिड्यूस नहीं होता है, इनका स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अगर आप एक 250 का शैम्पू बेचेंगे, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से लगभग 150-200 रुपये लग जाएगा। तो आप अब सोचेंगे अगर मैं 150-200 रुपये सिर्फ इसी में स्पेंड करूंगा तो फिर मेरा प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो इस टाइप ऑफ ब्रांड में क्या होता है ना, मैक्सिमम एजेंसी को पता नहीं रहता है कैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कैसे एलटीवी कैलकुलेट करना है, मतलब लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर कैलकुलेट करना है, कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, मतलब एक कस्टमर कितने बार परचेज कर रहे हैं एक ईयर में और कितने साल तक वो रह रहा है मेरे साथ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो सप्लीमेंट्स ब्रांड होते हैं ना, इनका मेन प्रॉफिट्स आता है रिपीट परचेज से। तो यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर्स प्ले करता है, जैसे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालना पड़ता है। अगर आप 100 रुपये स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे कस्टमर को लेके आने के लिए, जिसके लिए आप सिर्फ 50 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अभी आपको देखना होगा वो कस्टमर 1 साल तक रहता है या 2 साल तक। अगर 1 साल तक रहेगा तो 1 साल में वो कितने बार परचेज करेगा। सोचिए आपने वो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 200 रुपए लगाया, तो वो हुआ आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अभी वो 200 रुपए में वो कस्टमर 1 साल में आपसे 5 बार परचेज कर रहे हैं और उसमें उन्होंने क्या किया, 10,000 का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। अभी आप ओवर लॉन्ग टाइम देखिए कि 200 रुपए लगा आपको एक्वायर करने के लिए, क्योंकि सेकंड परचेज बहुत ईजी रहता है। फर्स्ट परचेज इज द हार्डेस्ट परचेज, सेकंड परचेज इज द इजीएस्ट। तो वहां पे आप देखिए उनका फ्रीक्वेंसी कितना है। और Amazon में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे सब्सक्राइब एंड सेव, आप रिपीट परचेज देख सकते हैं कि आपका ब्रांड में कितना क्रॉस सेलिंग है। जी जी बिल्कुल, क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये सब मैक्सिमम एजेंसी वाले इतना झंझट में जाना नहीं चाहते। दूसरा बात, ये कैलकुलेशंस उनको बहुत मुश्किल लगता है शायद, तो यही मेन केस है। इसीलिए हम लोग अभी आप इंडिया की बात करेंगे तो एजेंसीज बहुत कम है जो FMGC एंड सप्लीमेंट्स में डील करते हैं। वी आर वन ऑफ देम। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स यही सोचते हैं कि जो भी मेन टास्क है, लाइक आई वांट टू स्केल अप, आई वांट टू बिल्ड माय ब्रांड एंड आई वांट टू टेक इट फास्टर। सो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का लॉजिक रहता है कि यार जल्दी से जल्दी मैं कैसे एफर्ट लेके इनको स्केल अप कर पाऊं। सो दैट इज द वन मेन रीजन। एंड वो कैसे हो पाएगा ये तो आपने प्रॉपरली बता ही दिया। तो बहुत सारे जो सेलर्स है उनको यही बताना चाहूंगा मैं दोस्तों कि अगर आपको लेके जाना है अपने ब्रांड को अगर हायर हाइट्स पे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यू कांट डू मल्टीटास्किंग। आप सभी टास्क खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके लिए आपको किसी की मदद लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किसी की भी मदद रहे, लाइक आपकी कलीग की हो, आपके भाई की, बहन की हो, या फिर किसी की भी हो, या फिर किसी एजेंसी की हो, तो ये मदद लेना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप स्केल अप कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि कब एक सेलर को एक एजेंसी हायर करनी चाहिए, कब लगता है, यानी कब एक कब टाइम आता है जब एक एजेंसी की मदद हमें लेनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड को स्केल अप करने के लिए ऑन Amazon। तो देखिए यहाँ पे सेलर्स या ब्रांड दो तरीके से सोचता है कि कब एजेंसी का हायर ले या फिर खुद टीम बिल्ड कर ले। तो मैं पहले खुद टीम बिल्ड करने के बारे में बोलता हूँ। देखिए आप खुद अगर टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो देखिए वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको देखना होगा कि अगर आप 5 लोगों को लगा रहे हैं, क्योंकि एक बंदा कर नहीं सकता सब कुछ। हम लोग अगर कोई भी ब्रांड लेते हैं ना, उसमें 6 बंदे बिठाते हैं। आपका लीड स्ट्रैटेजिस्ट हुआ, ब्रांड मैनेजर हुआ, 4 ब्रांड मैनेजर जाता है जो जूनियर ब्रांड मैनेजर या फिर पीसी एक्सपर्ट आप बोल सकते हैं। एक डिजाइनर जाता है, दूसरा एक कैटलॉग ट्रबल शूटर जो हर केसेस ये सब रिजॉल्व करता रहता है। तो ये सब जरूरी होता है। तो आपको 4-5 बंदे अगर आप हायर करेंगे, एक को मिनिमम आपको इस फील्ड के लिए मिनिमम 15 से 20 हजार पे करना ही होगा। तो 1 से 1.5 लाख आपका ऐसे ही चला गया मंथली बेसिस पे। 3-4 महीने तो वो ट्रेन करने में ही लगाएगा, और एडवांस टेक्निक सीखने में तो और 3-4 महीने लगा ही देगा, करते करते सीखते सीखते। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि वो ज्यादा बिल्कुल इसमें जो स्पेंड होगा हमारा, एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड होंगे बिजनेस में, लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के पीछे। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक्सपेंस बियर करेंगे या फिर आप एजेंसी हायर कर सकते हैं। मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, सब एक्सपीरियंस रहता है, ऑलरेडी ट्रेन रहता है इस फील्ड में। और एजेंसी क्या है, हमेशा 100% फोकस उनका सिर्फ एड्स में ही रहता है कि एड्स का क्या न्यू स्ट्रैटेजी है। तो उनको हमेशा अप टू डेट रहता है कि क्या नया चल रहा है, क्या कैसे और कर सकते हैं। जहाँ पे आप खुद अगर हायर करके करेंगे तो उनको सीखने के लिए टाइम लगेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप, मेरे ख्याल से कॉस्ट इफेक्टिव चीज आपका एजेंसी हायर करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज में ट्रेंड है। अगर आप फंडेड कंपनी है, यू हैव ऑलरेडी समवन जो ऑलरेडी कर रहे हैं ये चीज, लेकिन आप उनको और अच्छे से ट्रेन कराना चाहते हैं और सेटअप्स और अच्छे से बिल्ड कराना चाहते हैं, स्ट्रक्चर प्रॉपर बिल्ड कराना चाहते हैं, SOP ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग कैसे करे वो आपको,
जो लीड मैनेजर रहते हैं उनको कैसे रिपोर्ट्स से क्या क्या रिपोर्ट्स में रहना चाहिए, ये सब हम लोग जो पीपीसी ट्रेनिंग रहता है, हम लोग ट्रेनिंग और पीपीसी पर्सन प्रो 3 मंथ्स का ट्रेनिंग रहता है, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक डीएसपी एंड एवरीथिंग, रिपोर्ट्स कैसे मैनेजर को दे, क्या रिपोर्ट्स में क्या क्या रहेगा ताकि वो परफॉर्मेंस देख सकें, तो वो सब हम लोग सिखाते हैं। मेरे ख्याल से ये 3 स्टेजेस हैं जो हर एक सेलर ब्रांड्स को देखना चाहिए, जो मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहना चाहिए। So this is also a very much important point throughout the discussion. तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है, लाइक आपने जितने कमेंट्स में डाले हैं, कितने बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करके भी इसका जवाब पूछा था कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करें या फिर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग का मेनली एक सेलर फेस करता है। जितने भी आंसर्स आपको इस कन्वर्सेशन में मिले हैं वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट को, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो सैमी, अगर रेग्रो मीडिया को किसी को फाइंड आउट करना है तो वो कैसे रीच आउट कर सकता है आपको? आप सिंपली जा सकते हैं www.regrowmedia.com, regromedia.com, media.com। आप मेरे यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सैमी का मैं जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, देन यू कैन इजीली रीच आउट टू सैमी अख्तर। थैंक यू सो मच सैमी for your valuable time and so much of valuable knowledge also. Thank you so much Mr. Rohan for having me। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके आज, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। So मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। Thank you so much for watching this video. Till then, bye bye and as always, God bless you all.